आज हम लोग शुरू करेंगे आज से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को किसी किसी यूनिवर्सिटी में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, किसी किसी विश्वविद्यालय में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं, कहीं कहीं पे आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स होता है, कहीं प्लानिंग डेवलपमेंट होता है, कहीं कहीं पे होता है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट सिंस 1947 से 1950 इस तरह से होता है। तो हम लोग जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, बट हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्री का भी। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स होता है क्या है। जैसे कि पहले भी हम आपको बताए थे, चला बोर्ड पे चलिए, कि जब हम बात करते हैं दो चीज़ होता है, एक होता है बाबू ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। जैसा कि हम जानते हैं किसी राष्ट्र का यदि रियल जीडीपी बढ़ता है तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, है ना। किसी भी राष्ट्र का यदि रियल जीडीपी बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं हिंदी में से। और यदि ग्रोथ के साथ अगर चेंज हो, इकोनॉमिक ग्रोथ और प्लस चेंज हो तो उसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे कि क्या क्या चेंज हो, डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इसका ट्रेडिशनल व्यू क्या है, इसका क्लासिकल व्यू क्या है, इसका मॉडर्न व्यू क्या है, इन सभी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग एक जो पीपीटी है इसमें पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या है, पहले इसको समझिए, उसको हम देखेंगे। बेसिकली जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है एक स्टडी है हाउ इमर्जिंग नेशन बिकम मोर फाइनेंशियली स्टेबल। जैसे हम लोग बात करते हैं ना वीमेन एम्पावरमेंट का, या हम लोग एम्पावरमेंट की बात करते हैं। यू आर एम्पावर्ड व्हेन वी आर फाइनेंशियली एम्पावर्ड, व्हेन यू आर फाइनेंशियली ऑटोनॉमी, जब आपके पास पैसे खर्च करने का ऑटोनॉमी, पैसा होगा या पैसा खर्च करने का अधिकार है तब कहते हैं वो एम्पावर्ड है। तो कोई भी राष्ट्र अगर विकसित है या विकसित है तो वहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जो बात करते हैं इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ इमर्जिंग नेशन बिकम मोर फाइनेंशियली स्टेबल। जो कंट्री फाइनेंशियली स्टेबल होता है, जैसे अगर सामान्य भाषा हम कहें कि हमारे समाज में जो व्यक्ति के पास स्टेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है उसको बोलते हैं स्टेबल है, उसको बोलते हैं सेटल्ड है। जैसे सरकारी नौकरी वाले, बल्कि भले वो चपरासी क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो जिंदा रहेगा उसको एक सहन पेमेंट मिलते रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, घटने की संभावना नहीं के बराबर होती है अगर गलती ना करें तब, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर एक नेशन की बात करें, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इमर्जिंग नेशन बिकम मोर फाइनेंशियली स्टेबल। इट कैन बी यूज्ड एज ए tool for student and economists working to development policies that can be used in creating the domestic and international policies। इसको हम लोग स्टूडेंट्स के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक परिवार, एक व्यक्ति, आप ही स्टूडेंट हैं तो आप स्टेबल कब हो जाते हैं, जब आपके पास ये आता है, जब आपके पास फाइनेंशियल पावर आता है, आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, तब आप स्टेबल, तो बोले डेवलप कर गए, है ना। नहीं बोले कि पटना गया था कुछ विकास नहीं किया, पटना गया बिजनेस ही कर लिया, अब उसका एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गया या अच्छा आदमी बन गया पढ़ लिख करके, तो बोलते हैं अच्छा विकास किया है। समान तौर हम लोग इस भाषा में कहते हैं, क्लियर है ना। समान तौर हम लोग बात करते हैं कि यदि आप कुछ लाइफ में कर लेते हैं आप बहुत विकास किए हैं, समान तौर पर हम ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं। अब देखिए बेसिकली व्हाट इज़ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, क्योंकि आज डेफिनेशन का ही पार्ट पढ़ेंगे, जरूरी है। तो देखो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ऐसे देखो माइक्रो मैक्रो पढ़ते हैं ना, डेट इज कोर इकोनॉमिक्स। जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फोकस ऑन इम्प्रूविंग द फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। जिसमें हम अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं कि हम अपने समाज में, हम अपने देश में आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसे सुधार करें, है ना। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कंसीडर फैक्टर सच एज हेल्थ, एजुकेशन, पहले ही बताएं, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी। आई बात समझ में। मैंने बताया था कि कोई कंट्री विकसित कब है कि जिस कंट्री में हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी, इन पाँचों को मिला के हम लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का।
आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास की बात करते हैं तो वहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। अगर हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी का नहीं बोलते। आर्थिक रूप से काफ़ी विकसित है बेंगलोर, आर्थिक रूप से काफ़ी विकसित है पंजाब, मुंबई, है ना, अमेरिका, आयुष में। लेकिन हमारे जो गांव है, आयुष में हमारे जो गांव है वहाँ पर भी कहते हैं ना तो यहाँ आर्थिक रूप से विकसित हमारा समाज है, ना तो यहाँ पे सामाजिक बुनियादी सुविधा, ना तो यहाँ पे है हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे कॉलेज है ना। ये सब सामान्य भाषा में कहते हैं। अब देखिए जो हम बात करते हैं एक मैंने टर्म यूज किया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे आप जानते हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ और एजुकेशन आता है। तो देख लो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द फैसिलिटी स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ सोशल सर्विसेज विच आर एसेंशियल फॉर द सोशल डेवलपमेंट, है ना। और सोशल डेवलपमेंट समाज विकास, सामाजिक विकास के लिए दो चीज़ का इम्पोर्टेंट योगदान होता है, हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन सर्विसेज। और कहते भी हैं मैक्सिमम इकोनॉमिक्स, अगर किसी देश का अगर हम एजुकेशन सिस्टम को और हेल्थ सिस्टम को सही कर दें तो राष्ट्र अपने आप विकसित हो जाएगा। आई बस में वो राष्ट्र अपने आप विकसित हो जाएगा। समाज में पीड़ित क्या है, लोग बीमार पड़ गया, पैसा नहीं इलाज के लिए। अब देखते होंगे आप बिहार में ही, अब भारत में ही दिल्ली सरकार ने कहा कि हम 5 लाख रुपए तक बिना किसी कंडीशन का हम इलाज के लिए खर्च हर पब्लिक को सुविधा देते हैं। अमेरिका में भी है को बहुत सारे स्कीम इस तरह से है, यानी कि जो इवन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है कि 65 साल के बाद जो है वहाँ के लोगों को फ्री में इलाज वगैरह की सुविधा दी जाती है। तो इसको बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? अब देखिए और हम लोग बात करेंगे, जैसे अब कहेंगे सर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, मैंने कुछ समझाने के लिए एग्जांपल आपको लिया है। देखिए स्कूल है, कॉलेज है, पार्क है, म्यूजियम है ना, और भी आगे हम आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक तो सामान्य भाषा में बोल दिए, देखो क्या क्या होना चाहिए। इसका एक पार्ट है, देखो निकला एजुकेशन एंड स्किल, ये तो दिखा दे। इसमें कॉलेज का विकास, विश्वविद्यालय का विकास, स्कूल का विकास, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी स्कूल है, रेसिडेंशियल स्टूडेंट का अकोमोडेशन होता है ना, बोलते हैं कि सोशली काफ़ी विकसित है। ट्रेनिंग का स्किल, जैसे एक समय जब पटना विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था तो जितना सुनने में आता कि जितना स्टूडेंट का सीट था उतने के रहने का कैपेसिटी, और जितने टीचर वहाँ पढ़ाने वाले होते हैं उतने के रहने का कैपेसिटी इस विश्वविद्यालय में था। जैसे आज भले ही दिक्कतें हैं, लेकिन आज भी जब IIM जाते हैं या हार्वर्ड जाते हैं पढ़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड जाते हैं पढ़ने के लिए, जितने स्टूडेंट का कैपेसिटी है लगभग सभी का रहने का सुविधा भी वहाँ पे होता है। लेकिन हमारे कई इस तरह की व्यवस्था नहीं कि हम लोग उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब इसमें दूसरा हेल्थ है। हेल्थ में क्या होना चाहिए? हेल्थ केयर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। गांव में छोटा छोटा हेल्थ सेंटर होता है। सेकेंडरी मतलब जो जिला स्तर पर आपका सदर हॉस्पिटल होता है, PMCHM जैसे इस समय आता है। न्यूट्रिशन, किसको खाना मिल रहा है नहीं देख, अंत्योदय अन्न योजना, बहुत सारे स्कीम वगैरह चलाई जाती है। डिजीज़ मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन जो देते हैं पोलियो वगैरह का, कोविड का। उसके बाद देखते हैं फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, देखते हैं ना फैमिली वेलफेयर सर्विसेज में कि परिवार के लिए सरकार कुछ की है, गरीब है, बच्चा माँ बना है तो 1500 रुपये महीना अगले 12 महीना तक, ये सारी बेसिकली सुविधाएं दी जाती है। नहीं कहते एक राष्ट्र विकसित है। विकसित राष्ट्र का मतलब खूब पैसा हो जाना नहीं है। विकसित राष्ट्र का मतलब है क्या हमें ये सब मिलता है, तो मिलता है तो सबको नहीं मिलता है, अच्छे तरीके से नहीं मिलता है। और भी है लॉ एंड जस्टिस, अगर कोई गलत किया है तो आपको न्याय मिलना चाहिए, और न्याय जल्दी ही मिलना चाहिए, तभी हम बात करते हैं, है ना। देखिए पुलिस की सुविधा होना चाहिए। यहाँ पुलिस के लिए रिपोर्ट कराने जाइएगा तो आधा घंटा वेट करवाएगा, देखेगा कि ऐसे ही कुछ हो जाए। लेकिन जब आप एक पढ़े लिखा नेशन में, सिविलाइज सोसाइटी में जाते हैं तो एक तो इसकी ज़रूरत कम पड़ती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको जो है काफ़ी कोऑपरेशन मिलता है ना। कोर्ट हाउसेज भी देखते कितनी भीड़ रहती है हमारे कंट्री में। उसके बाद है प्रिजन्स, करेक्शन होम, मतलब कि अगर कोई गलती किया है तो उसको सुधार गृह कहते हैं। ये सारी चीज़ें कितनी हमारे क्या हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट है, बस स्टॉप, पार्किंग, है ना, साइड वॉक जो रहता है। तो देखते होंगे कि बस स्टॉप तक कुछ बना है पटने शहर में, कहीं बस रोक देता है, कहूँ उस पैसेंजर उठा लेगा,
इसका मतलब उसका दिमाग विकसित अभी नहीं हुआ है, उससे समस्या हो सकता है, ट्रैफिक समस्या। पार्किंग देखते हैं कितना अच्छा हाल है आपका, कहीं भी पार्किंग स्थल हमारे क्या बन जाता है, देख रहे हैं ना। लेकिन जब जाते हैं एक मॉल में ही लीजिए, एक जब मॉल बनता है तो पार्किंग का व्यवस्था अलग से होता है, रोड पर पार्किंग नहीं होता है। आप देखते हैं ये सब चीज़ों को, या यदि मॉल या फिर अपार्टमेंट ही बनता है उसका कोई गाड़ी रोड पे नहीं होता है। लेकिन गांव मोहल्ला में चल जाइए तो अगर ये एरिया आप देखिए, हम देखे हैं गांव में जाइएगा, देखो थोड़ा सा बोर्ड पे आते हैं, गांव में थोड़ा एग्जांपल देना ज़रूरी है। जैसे ये आपका एरिया है ना, इधर से भी है, बीच का रोड है, तो इसको घर मकान बनाना चाहिए तो सामान जो डेवलप कंट्री होता है अपना कम से कम जो रोड का जो ज़मीन है, नाली है, उससे 3 फीट अंदर होके बनाता है, 3 फीट अंदर होके बनाता, और ज़मीन चौड़ा होगा। अब यहाँ के लोग क्या करेंगे, देखिए पहले इतना निकालेंगे, पहले इतना निकालेंगे, ये रोड का ज़मीन है, उसके बाद इसके बाद थोड़ा सा एक और ढाली लेंगे सीढ़ी, ऊपर से छज्जा निकाल देंगे। आइए बस में ये सारे मेंटलिटी होता है पढ़ाई लिखाई कमी के कारण। जब बोकारो जाइएगा, जयपुर जाइएगा, सब मकान एक ही तरह का देखने को आपको मिलेगा। समझ में आया, क्लियर है, ऐसा होता है ना हमारे के यहाँ। आइए अब बस स्टॉप और थोड़ा सा हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे बात करते हैं हाउसिंग का, तो कम्युनिटी रेसिडेंशियल, नॉर्वे कंट्री का नाम सुने हैं। वहाँ पे अगर किसी के पास मकान नहीं है तो उसे मकान तुरंत मिल जाता है, लेकिन जैसे वो मकान में रहने लायक हो जाता है तो अपने मन से घर खाली कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं कि सरकार जब तक ना कह दे, नोटिस ना भेजे, तब तक वो घर खाली होने वाला नहीं है। सबकी नहीं बात करते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट 2 महीना पहले सामान समेटना शुरू कर देते हैं कि हमको यहाँ रहना नहीं है। वो मंत्री हो या अधिकारी लोग देखते हैं कभी कभी, लेकिन देखते हैं कुछ लोग, हम किसी के नाम नहीं लेंगे, लेकिन देखते हैं अक्सर कि उन्होंने 2 महीना से घर खाली नहीं किया, उनका पद चला गया तो उसको फिर जबरदस्ती नोटिस भेजा जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। ये डेवलप, उसके बाद देखिए कम्युनिटी एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़, लोकल गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेज ट्रीटमेंट के, जो हमारा नाली का पानी है वो कहाँ हो, यहाँ गंगा जी में गिरा देते हैं, वहीं से में स्नान करते हैं। यद्यपि मालूम है तो क्यों ना भाई वाटर का एक मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम उसका विकास किया जाए, इसको हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीखना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है एक विकसित मतलब समाज था, एक विकसित राष्ट्र था, वहाँ उसको कैसे रहना चाहिए, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, नाली की व्यवस्था, उस समय का जो पूरी दुनिया में लोग तारीफ़ करते हैं। और सबसे अधिक समस्या तो यही होता है ना, गांव में तो रोडे पर गिरा देते हैं बहुत जगह, कोई मतलब उसको नहीं है। तो ये सारे मैटर होता है डेवलपमेंट में। तो आप जितने टॉपिक बताए हैं ना में, देखिए जितना टॉपिक है, दिस इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। वो भी हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हमारे में बताए हैं। आइए बस में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बताए हैं ये सारी होनी चाहिए, तब एक राष्ट्र विकास की ओर आगे बढ़ेगा। समझ में आया। तो आप देख रहे हैं कि बिहार के में लगातार कितने समय से जो सरकार है अच्छे अच्छे काम किए हैं, आई बस में अच्छे काम किए हैं, काम की तारीफ के लायक है। अगर पहले की हम व्यवस्था करें, पहले की बिहार की कंपेयर करें आज के बिहार से, तो काफ़ी कुछ किया गया है। आगे चलिए, अब देखिए इसका हिंदी में भी है, जिसको ज़रूरत है लिख लीजिएगा कि हमारे क्या जो डेवलपमेंट में है क्या क्या मैटर करता है, उस पर ज़रा विचार करेंगे। क्योंकि हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं, हम पूरे अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अब समाज के विकास के लिए क्या क्या होना चाहिए पूरा इसको डाला गया है, नहीं समझे। एग्ज़ाम में आपके यहाँ से नहीं पूछेगा, वो सब एग्ज़ाम में सीधे पूछेगा। तो अगर एग्ज़ाम में पूछेगा कि व्हाट इज़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप अपने स्तर से हेल्थ और एजुकेशन को ही कवर कीजिएगा अगर पूछेगा तो, अदरवाइज़ वो नहीं पूछेगा। अब आप सीनियर बैच में एक तरह से हैं। अब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या है ना। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में विकास करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लोग यूज करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे है तो उसमें 5 चीज़ है, हेल्थ भी होगा, एजुकेशन भी होगा, ट्रांसपोर्ट भी होगा, कम्युनिकेशन, और उसका सब पार्ट न होते चला गया।
जैसे ट्रांसपोर्ट ही बात करते हैं तो रोड की बात करते हैं, रेल की बात करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। अब ये और ट्रांसपोर्ट का विकास हो रहा है कि लोग चांद पर जाएगा, मंगल पर जाएगा, तो एक और ट्रांसपोर्ट होगा ना। अभी आई बात समझ में। एक समय था जब हम गरीबी को डिफाइन करते थे तो रोटी कपड़ा मकान की बात करते थे। आज हम बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ और एजुकेशन। जो मोबाइल है पहले लग्जरियस गुड्स में आता था, तो नेसेसरी गुड्स हो गया ना वो। तो समय के साथ डिफिनेशन भी हमारा चेंज होता है। एनीवे, अब देखिए डेवलपमेंट में क्या क्या की फैक्टर है, किस किस बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो पहला तो भाई डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच गोल इज टू बेटर द फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द कंट्री। एक ऐसा मतलब इसका जो उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि उस देश में अच्छी आर्थिक नीति हो, अच्छी सामाजिक कंडीशन, आर्थिक कंडीशन अच्छी हो, सामाजिक कंडीशन अच्छी हो, जो कि विकास को आगे लेके चलेगा। दूसरा फैक्टर्स होता है एरिया डेट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इंक्लूड हेल्थ, एजुकेशन, वर्किंग कंडीशन एंड मार्केट कंडीशन। इन सभी पर भी हम लोग फोकस करते हैं। तीसरा है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड सेव मैक्रो एंड माइक्रो पॉलिसीज इन ऑर्डर टू लिफ्ट पुअर कंट्री आउट ऑफ द पॉवर्टी। माइक्रो और माइक्रो दोनों पॉलिसी पे काम करते हैं। अगर हम सिर्फ मैक्रो की बात करें उसमें कुछ छूट जाएगा, इसलिए हम लोग माइक्रो लेवल पे बात करते हैं कि समाज में किस तबके के लोग हैं। यहीं से कंसेप्ट है रिजर्वेशन का। आई बस में कि रिजर्वेशन देंगे तो जो बैकवर्ड लोग हैं, मतलब जो पिछड़े लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो मुख्य धारा में आ जाएंगे। और ऐसा देखा गया है कि अगर एक जनरेशन पढ़ा लिख गया है तो उसका नेक्स्ट जनरेशन उससे अधिक अच्छा होता है, तीसरा उससे अधिक अच्छा होता है, चौथा उससे अधिक अच्छा होता है, और कुछ नहीं भी होता है। इसलिए हम लोग माइक्रो और मैक्रो दोनों पॉलिसी पर ध्यान देना होगा, तभी हम बात करते हैं। तीसरा है इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड एज द कल्चरल। क्योंकि हमारे के यहाँ अलग, जैसे अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितना राज्य है ना, बल्कि जितना जिला है उतना उसका सोशल स्ट्रक्चर अलग अलग है। पूजा करने का तरीका, रहने का तरीका, भाषा का तरीका, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू थिंक अबाउट द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इसीलिए कहा गया है ना कि आपका जो है माइक्रो लेवल पे काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे, फिर पंचायत लेवल की बात की गई। जब हम लोग के यहाँ प्लानिंग होता था तो सेंट्रलाइज प्लानिंग था। आज हमारे क्या नीति आयोग क्या है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, मतलब बॉटम टू टॉप लेवल पे काम करती है, हर छोटे छोटे लोगों को ध्यान में रखती है। इसलिए पंचायत बनाया गया। अभी देखिए अभी हाल ही फिलहाल बिहार सरकार ने पंचायत ऑडिटर का सिलेक्शन किया है और लोगों को भेजा है कि पंचायत स्तर पर जो विकास का काम हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं, जरा उसको ऑडिट हम करवाते हैं। पहले ऑडिट वगैरह नहीं होता था, अब ऑडिट होता है, क्योंकि देखा गया है कि हम जो पैसा सरकार भेजते हैं, ऐसा पहले की बहुत सरकार मानी है कि जो सेंट्रल से या स्टेट गवर्नमेंट से जो फंड जाती है उसको सही तरीके से खर्च नहीं हो पाता है। इसलिए उसका इवैल्यूएशन ज़रूरी होता है कि जो काम सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है वो रियली में लोगों तक पहुँच पा रहा है नहीं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद लास्ट आपका है 4 कॉमन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इंक्लूड मर्केंटलिज्म, नेशनलिज्म, लीनियर स्टेजेज ऑफ ग्रोथ मॉडल एंड स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी। अब हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिकली है कि डेवलपमेंट क्या है, कैसे होगा। इसका 4 थ्योरी है। अब इसके अंदर बहुत सारा थ्योरी पढ़िएगा। एक है मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिस्ट जो है बिलीव करते थे एक्युमुलेशन ऑफ प्रेशस मेटल, बेशकीमती धातु, है कि नहीं। दूसरा एक मॉडल क्या है, दूसरा मॉडल हमारा क्या है, लीनियर स्टेज मॉडल। देखो जी पढ़िएगा, नेशनलिज्म पहले एक है, पहला है देखो, पहला क्या है मर्केंटलिज्म, दूसरा क्या है नेशनलिज्म, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है द लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल, और चौथा क्या है स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी। हम पढ़ाते भी हैं क्या है, अब इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आई बस में तो ये सब एग्जाम में पूछेगा, व्हाट आर दी डेवलपमेंट मॉडल ऑफ मर्केंटलिस्ट, है ना। कने इसके फाउंडर थे, बताएंगे आगे। नेशनलिज्म क्या है, उसके बाद लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल क्या है। देखिए ये सब जब मॉडल पढ़िएगा आगे जब कमीशन की तैयारी करते हैं तो भाई तुम इकोनॉमिक्स पढ़े हो, बताओ लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज क्या है। तो हम लोग ब्रीफ में आज डिस्कस करेंगे और फिर आगे चल के हम लोग विस्तार से जिस तरह से हम लोग को सिलेबस में होगा उससे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए
पहला है अभी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स स्टडी द ट्रांसफॉर्मेशन, देखो स्टडी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमर्जिंग नेशन इनटू मोर प्रोस्परस नेशन, है ना। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ध्यान से हम पीपीटी आप ही लोग के लिए बना दे देंगे। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स स्टडी अध्ययन करता है ट्रांसफॉर्मेशन, इमर्जिंग मतलब उभरती हुई नेशन को, इनटू द मोर प्रोस्परस अधिक खुशहाल नेशन कैसे हो। जैसे भारत सरकार भी सोचती मेरा नेशन अधिक खुशहाल कब हो, तो जब हर मेल हर फीमेल यानी कि हर फैमिली अगर खुश हो और खुश रहने का तरीका पैसा हो, खुश रहने का तरीका कि परिवार के पास या व्यक्ति के पास हेल्थ की सुविधा हो, एजुकेशन की सुविधा हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, है ना, कम्युनिकेशन की सुविधा हो, एनर्जी की सुविधा हो। हेल्थ मतलब बीमार हो तो उसको दिखा लाने के लिए पैसा हो, हर व्यक्ति के पास एजुकेशन पाने की सुविधा हो, हर व्यक्ति के पास अपना 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, है ना, और उनके पास जो साधन होना चाहिए, और इस तरह से अगर ये सारी चीज़ें हैं तब कहते हैं कि वो विकसित नहीं बोलते, बहुत आगे वो परिवार बढ़ गया, बस सब कुछ है, घर है, मकान है, धन है, दौलत है, सब कुछ है। आई बस में क्लियर है। तो देखो आप पढ़ते एक एक लाइन करके हम लोग पढ़ेंगे। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बहुत सारी बुक आती है, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं तो आप जो है किताब तनेजा का ले सकते हैं, और फॉरेन ऑथर्स के बुक्स पढ़ते हैं तो आपका थ्रिवेल का आपकी किताब ले सकते हैं, और भी कुछ किताब होगा जिसका हम नाम बता देंगे, ठीक है। A strategy for the transformation in developing economy tend to be unique because the social and political background of country can vary dramatically। क्योंकि है क्या ना कि अलग अलग कंट्री को विकास के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी रणनीति बनाना होगा, क्योंकि अलग अलग कंट्री का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल अलग अलग है। इंडिया का कुछ और है, चाइना का कुछ और है, अमेरिका का कुछ और है, रसिया का कुछ और है, नॉर्थ कोरिया का कुछ और है, साउथ कोरिया का कुछ और है, जापान का कुछ और है, इंग्लैंड का कुछ और है ना, जर्मनी का कुछ और है। सभी जगह क्या एक ही तरह का व्यवस्था है, इंडिया में ही है। बिहार का कुछ और है, दिल्ली सरकार का कुछ और है, नागालैंड का कुछ और है, किसी को विशेष राज्य का दर्जा है तो किसी को सरकार का ही दर्जा नहीं है, बहुत सारी बातें होती है। इसलिए हर जगह एक पॉलिसी कारगर हो कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपके जो मेथड हम आपको पढ़ाएंगे उसी मेथड को दूसरे व्यक्ति को पढ़ा दें वो कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बैच में आता है एकदम कुछ नहीं है तो उसको एक एक हाथ पकड़ कर लिखलवाना पड़ता है। कुछ बच्चे बैच में तेज होते हैं तो उसको कम मेहनत करना पड़ता है। तो टीचर को मालूम है ना कि हर बच्चे हर बैच में एक ही क्लास के अलग अलग तरह के लोग होते हैं, और बल्कि एक ही बैच में 10 लोग हैं तो 10 का दिमाग अलग अलग टाइप का है ना। टीचर बोलते हैं माइक्रो लेवल पर हमें टीच करना, एक एक व्यक्ति को ध्यान रखना होगा। क्लियर है। अब आइए हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्रोफेशनल इकोनॉमिक्स क्रिएट थ्योरीज एंड मेथड टू गाइड द पार्टी, है ना। जो विद्यार्थी होते हैं, चाहे आप होते हैं चाहे हम होते हैं, वो हम अपना आइडिया देते हैं कि हम कैसे क्या डेवलपमेंट मॉडल होगा, है ना। जैसे अब मोदी जी कहते हैं कि भाई सबको प्राइवेट कर दो, यही डेवलपमेंट मॉडल है, लोग अपना भी रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर बहाली करो, जो भी है आपका है, देख रहे ना। तो ये भी एक मॉडल है, लेकिन जनता तक खुश नहीं है ना। सरकार खुश है कि कम पैसा खर्च हो रहा है। मैंने क्या कहा, अभी आप बात करेंगे एक सिलेबस में होगा हैप्पीनेस थ्योरी। तो हैप्पी लोग कब होगा, जब फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा। वो कब होगा, जब उसको अच्छा नौकरी मिलेगा। बल्कि प्राइवेट ही क्यों ना, टाटा में भी कोई ज्वाइन करता है तो लगता है कि हम अच्छे जगह पे आ गए हैं, सारा सुविधा उसको मिलता है। और उसको पहला दिन बताया जाता है कि आप बिजनेस इथिक्स, आप ह्यूमन इथिक्स का फॉलो करें, है ना। पढ़े ना इथिक्स, इथिक्स का मतलब व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो रॉन्ग इज़ नेग्लेक्टेड, सिर्फ अच्छी काम कीजिए, आपको जो है आपके साथ कभी बेईमानी शैतानी कंपनी नहीं करेगी। यदि कंपनी के साथ बेईमानी शैतानी कीजिएगा तो आपके खिलाफ होगा। उसी तरह गवर्नमेंट में भी होता है। गवर्नमेंट जॉब भी ज्वाइन करते हैं तब ईमानदारी से काम करते हैं, तभी अब 40 साल 45 साल या 30 साल जो नौकरी का पीरियड होता है आप वहाँ पे रहते हैं। गलत सलत करके वहाँ से आपको निकाला जाएगा, ये सारी बताएँ पढ़ाई जाती है। यदि हम डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो हमें ह्यूमन एथिक्स के बारे में सोचना होगा। यदि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें बिजनेस एथिक्स के बारे में सोचना होगा। यदि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एथिक्स को पूरा ज्ञान होना होगा, एथिक्स है क्या,
है ना, पढ़ते हैं ना एथिक्स क्या है, पढ़ाएंगे, ऐसे छोटा सा वीडियो होगा यूट्यूब पर, देखिएगा। नेक्स्ट है, यानी स्टूडेंट किसी भी कंट्री की जान होते हैं, पिलर होते हैं, वो यही नए नए आइडिया देते हैं। इसी तरह के स्टूडेंट्स लोग पढ़ते पढ़ते ऑर्कुट हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, आप जो देखते हैं उन सभी का विकास करते हैं। इसी स्टूडेंट्स में जो है आपको बहुत सारे थ्योरी दिए थे जो पढ़ते थे, हेक्सर रोहलिन थ्योरी। हेक्सर टीचर थे और रोहलिन स्टूडेंट थे आई वर्ष में। कार्ल मार्क्स का अधूरी काम उनके स्टूडेंट्स ने पूरा किया, ऐसा बहुत सारा गवाह है जो बाद के लोग करें। तो स्टूडेंट्स पिलर होते किसी कंट्री का। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं एक नए नए आइडिया देते हैं सरकार को कि सर इस तरह से काम कीजिए तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम में से आप में से भी आइडिया दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब सम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इंक्लूड है ना, डिटर्मिनिंग टू व्हाट एक्सटेंट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हेल्प और हिंडर डेवलपमेंट। हमें ये भी देखना होगा, हम सब चीज़ की बात करेंगे कि जब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें देखना होगा कि हमारा जनसंख्या किस तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, तो उसका भी तरीका क्या है, एजुकेशन और हेल्थ। अब जनसंख्या क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि पहले जो बच्चे जन्म लेते थे, मैटरनल मोर्टलिटी रेट, ध्यान से देखो, पढ़े होगे पहले भी, इतना सीखो, और इन्फेंट मोर्टलिटी रेट देखो, एक होता है डेथ रेट, एक होता है बर्थ रेट, एक होता है मैटरनल मोर्टलिटी रेट, एक होता है इंटरनल मोर्टलिटी रेट। ये सब समझिए। डेथ रेट क्या होता है, तो 1000 बच्चे पर या 1000 पॉपुलेशन पर मान लिया कि एक साल में 90 लोग का जन्म होता है, तो इसको बोलते हैं बर्थ रेट। और 1000 पॉपुलेशन पर एक साल में 40 लोग डेथ कर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डेथ रेट, है ना। 1000 महिलाएं माँ बनी, जिसमें से अगर मान ले कि 100 लोग डेथ कर जाती है, तो कहते हैं कि मैटरनल मोर्टलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर हमारे यहाँ 100 है। आई वर्ष में अगर 1000 बच्चे जन्म लिया, IMR इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, अगर 1000 बच्चे जन्म लिया, तो 1000 बच्चे जन्म लिया, तो 1000 बच्चे जन्म लिया, उसमें से अगर मान ले कि 100 लोग मर जाता है, तो कहता है हमारा IMR कितना है, 100 है। आई वर्ष में इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब बच्चा, चाइल्ड मोर्टलिटी रेट मतलब जो 5 साल के पहले बच्चा डेथ कर जाता है जन्म लेने के बाद, तो ये सब पहले ज़्यादा होता था, इसलिए पेरेंट्स पहले ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, है ना। अब ये कम होता है, जैसे से लग रहा है कम होगा, नहीं अब तो भाई, अब जैसे कि नहीं बोलता है कि सबको जो है कम से कम 2 बच्चा रखना चाहिए, एगो में बड़ा रिस्क है, तो अगर एगो में रिस्क है तो एक पत्नी रखने में भी रिस्क है, तो सबको 2 पत्नी रखना चाहिए, और सब पत्नी को 2 पति रखना चाहिए। अरे एक पति पत्नी के साथ ज़िंदगी काटता है कि नहीं, तो एक बच्चे के साथ क्यों नहीं, ऐसा हम नहीं कहते, बहुत से विद्वान कहते हैं, नहीं कहता है गांव में कि एक ही को रहेगा तो रिस्क है, बड़ा रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो पत्नी भी एक रिस्क में बड़ा फैक्टर है जी, कखनी गुजर जाएगी, वर्टिकल हॉरिजेंटल क्या पता, वर्टिकल मतलब ऊपर चली गई, हॉरिजेंटल मतलब किसी और के साथ भाग गया, आजकल ऐसा भी तो हो रहा है, तब क्या कीजिएगा, है ना। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क फैक्टर क्या वैभव जी गलत बोल रहे हैं, तू तो अमेरिका जाने वाला है, तो फिर उसमें यहाँ तो ये सब ज़्यादा होगा। फिर देखो समझ गए, ये सारी बातें को ध्यान में रखना होगा, तभी हम लोग, अभी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कुछ नहीं बनाए, बस डेवलपमेंट का मतलब समझो, आज अगले क्लास से बताएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ है, इसमें हम लोग ग्लोबलाइजेशन थ्योरी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ एपिडेमिक्स जो महामारी है उसको पढ़ेंगे, HIV वगैरह, तो ये सब का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है। इसमें फिर आपका जो है अलग अलग व्यक्ति का थ्योरीज है, जैसे जेफरी सैक का है, हेरेंडो का, डी सोटो पोलर नाम है सब, एंड नोबेल लिटरेट साइमन कुजनेट्स है, अमर्त्य है, जोसेफ अस्टिलिट्ज है, इन सभी का डेवलपमेंट मॉडल क्या है, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या कहते हैं डेवलपमेंट के बारे में, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। इनके बारे में बस नाम है, नाम बताएं जो पढ़ना है सिलेबस में, ऐसे और बहुत सारा है, लेकिन जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो सिलेबस मैंने देखा है, उसके आधार पर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि ये डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं। आई बात में क्लियर है, ये डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं। फिर देखेंगे मर्केंटलिज्म थ्योरी, फिर देखेंगे जिसको वाणिज्यवाद कहते हैं, मर्केंटलिज्म थ्योरी क्या था इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ मर्केंटलिज्म वर्क, कैसे काम करता था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे
कि हमारे इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या है, जब शुरू में सिलेबस में आपका था, बताए थे। पहला था मर्केंटलिज्म, दूसरा है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तीसरा है आपका, देखो तीसरा होगा, तीसरा आपका है लीनियर स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल, है ना, और चौथा है आपका स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी, और इस तरीके से इतना है, इतना ही पढ़ना, मतलब ये सारे छोटे छोटे चीज़ आपको दिया गया है। और जितने व्यक्ति का नाम बताए हैं अगले क्लासेज में आएंगे तो सभी व्यक्ति के बारे में 10 लाइन नहीं 5 लाइन याद रखेंगे कि जोसेफ साहब ने क्या कहा, उनका क्या मॉडल था। कैसे हम लोग पढ़ते हैं हैरोड डोमर मॉडल, सोलो मॉडल, तो थ्योरी बहुत बड़ा है, उसका कंक्लूजन क्या है, वो क्या कहते हैं, विकास के बारे में क्या कहते हैं। तो आप लोग जितना नाम बताए हैं सब के बारे में पढ़ के आइएगा, तो हम बताएंगे तो पूरा दिमाग में चल जाएगा। अरे हम बहुत कुछ कहते हैं लेकिन 2-4 लाइन में भी कुछ कहते हैं, तो आपको 5 लाइन पढ़ के आना है कि जितने भी इकोनॉमिक्स का नाम बताए हैं, जितने भी इकोनॉमिक्स का नाम बताए हैं, चूँकि ये आपके सिलेबस में पढ़ना है, उनके बारे में देख, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो उतना में उससे आ जाएगा। वैसे हम जो बताएंगे, जो PDF देंगे, उतना में इसको पार्ट आ जाएगा, बाकी आपको जितना पढ़ना पड़िए, बुक्स वगैरह बता दिए हैं और बताएंगे। क्लियर है? तो डेवलपमेंट मीन्स क्या, चेंज, है ना, ऐसा चेंज जिससे हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं या फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। आप जब स्टूडेंट हैं, गांव से चल के आते हैं शहर की ओर, उसके पीछे का कारण क्या होता है, आप अपने आप में चेंज करना चाहते हैं, आप नया सीखना चाहते हैं। और जब आप एजुकेशन लेते हैं तो आप में ना सिर्फ आपका जो है फाइनेंशियल नौकरी तो लगेगा ही, बल्कि आपकी रहन सहन में भी चेंज आती है, आपकी सोच में भी परिवर्तन। बहुत सारा ऐसा बच्चा को देखा गया है जो गांव में लड़ते झगड़ते रहता था, लेकिन जब शहर आता है, एक अच्छा उसको ग्रुप मिलता है, तो एकदम सिविलाइज हो जाता है। उसके बाद बच्चा घर जाता है तो बहुत उसमें परिवर्तन आता है। इसी परिवर्तन को डेवलपमेंट कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नहीं बोलते हैं के पाठक साहब का बहुत अच्छा पर्सनालिटी है, और वो फाइनेंशियल स्टेबल हैं, अच्छे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? अब दिक्कत तो कुछ लोग को होगा, चूँकि आदत लगे गलत सलत करने का। अब अलग बात है, अच्छाई या बुराई अगर प्यार से बोलेंगे तो काम तो लोग करेंगे नहीं, तो थोड़ा सा कड़क होना ज़रूरी है। इसलिए समान तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कड़क ही होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, अगर लिबरल रहेंगे, कुछ लोग लिबरल अप्रोच भी अपनाते हैं, लेकिन लिबरलिज्म से तुम्हारा बात सब मानने वाला नहीं है, इसलिए कभी कभी कड़क बनना पड़ता है। आई बात समझ में, है ना? तो इसलिए यदि हम विकास की बात करते हैं तो विकास में हेल्थ और एजुकेशन दो की बड़ा भूमिका है। अगर लोग एजुकेट भी हो जाए ना, सबसे पहला पिलर मेरे हिसाब से, अगर किसी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, वहाँ पढ़ाई फ्री कर दीजिए और टाइट कर दीजिए। फ्री भी नहीं पढ़ता है लोग ना, फ्री कर दीजिए और टाइट कर दीजिए, तो देखिए लोग पढ़ना शुरू करेगा। भले शुरू में तकलीफ होगा पढ़ने से, लेकिन जब पढ़ना शुरू करेगा तो उसे रेस्पेक्ट मिलेगा, पूरा दुनिया घूमेगा, लगेगा हम कितने पीछे। देखते नहीं हैं यहाँ के लोग ग्रामीण क्षेत्र में 10 साल में उसका बेस इतना कमज़ोर हो जाता है कि शहर आने के बाद उसको NCERT छठा से पढ़वाते पढ़वाते उसको 5 साल लगा देता है। कहता तो है कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, अरे एक दिन में क्यों ख़त्म कर लेगा, जो पहले से इसका बेस सही है। ये तो उसको इतना हम बेस है, तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, इतना उसका बेस कमज़ोर होता है कि उसको संविधान नहीं पता होता है, उसको हड़प्पा सभ्यता पता, छठे क्लास से शुरू हो जाता नहीं है पता, देश को आज़ादी कब मिला ये भी बताने में दिक्कत है, रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंट डे में अंतर है, उसको समझ में नहीं आता है, ज़मींदारी प्रथा क्या है बचपन से पढ़ाए तो समझ में आता है। ये सब बेस कमज़ोर है ना? तो यदि हम डेवलपमेंट चाहते हैं या कोई भी डेवलपमेंट चाहता है तो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करनी होगी। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब सबका साथ सबका विकास। ये 11th 5 प्लान में एजेंडा था भारत सरकार का। जब प्लानिंग यहाँ हुआ करता था, पंचवर्षीय योजना हुआ करता था, उसमें कहा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात 12वीं प्लान में बनेगी। 11वीं प्लान में क्या था, 11th 5 प्लान में था इंक्लूसिव ग्रोथ, 12 में था इंक्लूसिव ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि पर्यावरण को बचाना जरूरी है। आजकल तो है कि ऊपर स्पेस बताना, चूँकि स्पेस में बहुत सारा गंदगी फैल गया है, ऐसा लोग देख रहे थे टीवी में। यानी पहले हमको जो है, आपको विकास चाहते हैं तो अब विकास में एक नया टर्म आ गया है सस्टेनेबल। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म बहुत पहले से यूज हो रहा है, मतलब होता है, उसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विथ प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशन।
या विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन, ऐसा हम विकास करें ताकि आने वाला कल को किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। उसके लिए हम अच्छी विरासत छोड़ के जाएँ, और अच्छी विरासत छोड़ने का मतलब है अच्छी पर्यावरण छोड़ के जाएँ। लेकिन जिस तरीके से लगातार हमारे के यहाँ एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर का विकास हो रहा है, उसके हमारा जो है टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे, वो अलग बात है, ये भी एक पार्ट है। देखिएगा आपके सिलेबस में होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इसी में पढ़ाएंगे। हम यहाँ थोड़ा पढ़ाएंगे और जितने जितने व्यक्ति का मॉडल है हम सभी को नेक्स्ट क्लासेज में बताएंगे। आज यहीं तक रखते हैं।